हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आज के मार्केट्स टुडे में 3 स्टोरीज हैं जो थोड़ी सी क्रेजी भी हैं और थोड़ी क्रूशियल भी। स्टोरी नंबर 1, एचडीएफसी जैसे टॉप प्राइवेट बैंक के सीईओ पे 2 करोड़ रुपए की ब्राइब एलिगेशंस, एफआईआर भी हो चुकी है। बिग नेम्स, सीरियस क्लेम्स, बट ट्रूथ क्या है? हम आपको बताएंगे फैक्ट्स बाय कटिंग द नॉइज। स्टोरी नंबर 2, एलॉन मस्क का स्टारलिंक फाइनली इंडिया के ऑर्बिट में घुसने के लिए रेडी है। जियो और एयरटेल जो कि पहले अपोज कर रहे थे, अब उसे वेलकम कर रहे हैं। क्या ये रूरल इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन बनेगा? स्टोरी नंबर 3, 300 रुपए में फ्लाइट का टिकट, बट इट माइट फील लाइक अ फ्लाइंग ऑटो। बजट एयरलाइन सीरियस है, क्या ये मॉडल रियलिटी बन सकता है? क्या एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने सच में 2 करोड़ रुपए की ब्राइब ली है? दैट्स द बिग क्वेश्चन डूइंग द राउंड्स राइट नाउ। और इस बार मुद्दा सिर्फ कॉर्पोरेट या बैंकिंग सर्कल्स तक लिमिटेड नहीं है। इसमें कंट्रोवर्सी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, सिंपल एंड स्ट्रेट। तो हुआ यह है कि लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट, जो कि मुंबई के वेल नोन लीलावती हॉस्पिटल से जुड़ा है, उन्होंने एफआईआर फाइल करवाई है एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन के अगेंस्ट। उनका कहना है कि उनके एक फॉर्मर मेंबर ने 2.05 करोड़ रुपीस दिए थे मिस्टर जगदीशन को विद द इंटेंट टू हरास समवन्स फादर, जो अभी ट्रस्ट के मेंबर हैं। अब ट्रस्ट का क्लेम यह है कि उनके पास हैंड रिटन डायरी एंट्रीज भी हैं एज प्रूफ। कोर्ट ने इस पर सीरियस नोट लिया और मुंबई के बांद्रा पुलिस को एफआईआर फाइल करने का ऑर्डर दे दिया। सीरियस राइट? बट एचडीएफसी बैंक इज फाइटिंग बैक हार्ड। उनका कहना है कि ये सब एलिगेशंस बेसलेस, मलिशियस और कंप्लीटली फॉल्स हैं। बैंक ने क्लियरली ये बोला है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा उनकी तरफ से एक पुरानी लोन रिकवरी से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट के एक ट्रस्टी प्रशांत मेहता और उनके परिवार पे बैंक का काफी बड़ा लोन आउटस्टैंडिंग है और एचडीएफसी बैंक हैज बीन ट्राइंग टू रिकवर दैट मनी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। और जब हर लेवल सुप्रीम कोर्ट तक में उनका केस फेल हो गया, तब अलेजिडली बैंक के सीईओ पे पर्सनल अटैक शुरू किए गए हैं। दैट्स द एचडीएफसी साइड ऑफ द स्टोरी। सो हु एग्जैक्टली इज द सीईओ शशिधर जगदीशन? Mr. Jagdishan has been with HDFC Bank since 1996. Finance manager से start करके he became CFO in 2008 और previous MD and CEO के retirement के बाद 2020 में he took over as the CEO. RBI ने उनकी reappointment 2023 में 2026 तक अप्रूव की है। By education he is a physics grad, UK के economics में masters and of course he is a CA. So yes, he has been a pillar of HDFC Bank for years. अभी के लिए बैंक ने लीगल रिप्रेजेंटेशन लिया है एंड दे आर फुली बैकिंग देयर सीईओ। उनका कहना है कि लीगल सिस्टम का मिसयूज हो रहा है टू डीले लोन रिकवरी एंड टार्निश द रेपुटेशन। सो व्हाट शुड यू डू, द रिटेल इन्वेस्टर, एंड व्हाट शुड यू टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस? सिंपल, वेट एंड वॉच। एफआईआर होना डजंट मीन गिल्ट हैज बीन प्रूवन। कोर्ट्स विल डिसाइड। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर हो तो ये शॉर्ट टर्म में जरूर एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, क्योंकि लीडरशिप पे क्वेश्चंस उठते हैं तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट हिट लेता है। बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स फिलहाल इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं। सो लेट द कोर्ट्स डू देयर जॉब। एज एन इन्वेस्टर आपका काम है इंफॉर्मेशन से अवेयर रहना एंड पैनिक में ट्रेड नहीं करना। एंड हम बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। So, Elon Musk is finally here in India, but not with a Tesla this time. Starlink. मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट वाला वेंचर अब ऑफिशियली इंडिया में एंट्री मार चुका है और एंट्री भी ऐसी है कि जहां पहले रेजिस्टेंस था, अब वेलकम मैट्स बिछाए जा रहे हैं। पहले जहां जियो और एयरटेल उसको एंट्री देने से कतरा रहे थे, अब वहीं दोनों उसके साथ दोस्ती कर चुके हैं। प्लॉट ट्विस्ट मच? So let's break this down, why this is not just some tech news but actually has real impact for investors, rural India and even businesses. तो आफ्टर मंथ्स ऑफ डिले एंड ड्रामा स्टारलिंक को GMPCS लाइसेंस मिल गया है। ये बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल है। अभी ट्रायल स्पेक्ट्रम भी मिलने वाला है और अगर सब कंप्लायंस टिक हुआ तो कमर्शियल सर्विसेज जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। बट स्टारलिंक ने अकेले आने का जो प्लान था इंडिया में, वो ड्रॉप कर दिया है। Instead, it is entering the Indian market hand in hand with Reliance Jio and Bharti Airtel. ये वही जियो और एयरटेल हैं जो कि पहले स्टारलिंक की एंट्री को ब्लॉक कर रहे थे। अब यही कंपनीज कह रही हैं, कम ब्रो, लेट्स रोल टुगेदर। एनीवे, चलिए समझते हैं कि ये टेक है क्या। सो नॉर्मल ब्रॉडबैंड होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर टावर्स के थ्रू।
लेकिन स्टारलिंक का सिस्टम अलग है। ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज करता है जो अर्थ के सिर्फ 200 से 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड स्कूल सैटेलाइट्स जो कि 35,000 किलोमीटर पे घूमते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है? फास्टर इंटरनेट, लोअर लेटेंसी और बेटर रीच, स्पेशली इन विलेजेस, माउंटेन्स और रिमोट प्लेसेस जहां पर फाइबर केबल जाना मुश्किल है। यानी जहां जियो के टावर नहीं जा पाएंगे वहां मस्क का सैटेलाइट पहुंच जाएगा। तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देखिए, इंडिया के रूरल एरियाज में रिलायबल इंटरनेट अभी भी एक सपने जैसा है। स्टारलिंक प्लस जियो या एयरटेल के कोलैब से उसको रियल बनाया जा सकता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्मॉल बिजनेसेस, ये सबको बेनिफिट होगा अगर रिमोट एरियाज में फास्ट इंटरनेट पहुंचेगा। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। फर्स्टली, ये सर्विस महंगी है। स्टारलिंक का इक्विपमेंट खुद लगभग 15,000 रुपए या उससे ज्यादा का आता है। मंथली प्लान्स भी 4,000 से 8,000 रुपए के बीच होते हैं और ये वेदर सेंसिटिव है, मतलब कि बारिश हुई तो इंटरनेट गया। ऑल्सो डेंस सिटीज में ऑलरेडी फाइबर और 5G का नेटवर्क स्ट्रांग है, तो स्टारलिंक का मार्केट रीच वहां पर थोड़ा सा वीक पड़ सकता है। सो क्लियरली स्टारलिंक इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज मोर फॉर एंटरप्राइजेस, रिमोट बिजनेसेस एंड हाई वैल्यू यूज केसेस। बट फॉर इन्वेस्टर्स, एयरटेल और जियो का ये मूव काफी स्ट्रेटेजिक है। ये रूरल कस्टमर बेस को टैप करेगा, उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU भी बढ़ेगा और एंटरप्राइज सर्विसेज एक्सपैंड होंगी। लेकिन इन्वेस्टर्स को यह भी समझना चाहिए कि स्टारलिंक मास मार्केट सोल्यूशन नहीं बन पाएगा जब तक प्राइसिंग और हार्डवेयर कॉस्ट ज्यादा है। So, if you're tracking Airtel, Jio platforms or even Starlink's eventual IPO, ये पार्टनरशिप्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अब हमारी लास्ट स्टोरी बजट एयर ट्रैवल में आए एक नए लेवल के जुगाड़ से रिलेटेड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लो कॉस्ट एयरलाइंस आर नाउ प्लानिंग स्टैंडिंग सीट्स, यानी खड़े खड़े फ्लाइट में ट्रैवल करने का आइडिया, जो कि अब सिर्फ मीम नहीं रहा, हो सकता है रियलिटी बन जाए 2026 तक। बेसिकली ये एक नए टाइप की सीट है जिसको कि स्काई राइडर 2.0 कहा जाता है। ये सीट वैसे तो सीट है बट तुम एक्चुअली उस पर बैठ नहीं सकते। इट इज मोर लाइक एक बाइक स्टाइल पैडेड पर्च, यू काइंड ऑफ लीव लाइक जैसे जिम के स्पिनिंग साइकिल में होता है। ये सीट सिर्फ शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए होंगे, ऑब्वियसली, मतलब 2 घंटे तक के उड़ान के लिए, जैसे कि मुंबई टू गोवा या फिर दिल्ली टू जयपुर जैसे फ्लाइट्स के लिए। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 2010 में ट्राई किया गया था बट तब लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ऑब्वियसली पहला वर्जन ज्यादा ही अनकंफर्टेबल था, लेकिन अब 2.0 वर्जन में ज्यादा पैडिंग है, बेटर सपोर्ट है और ये सेफ्टी टेस्ट्स भी पास कर चुका है। इटालियन कंपनी एवियो इंटीरियर्स ने ये डिजाइन बनाई है और उनका ये कहना है कि ये नए स्काई राइडर सीट्स नॉर्मल इकोनॉमी सीट्स से 50% लाइटर हैं। इसका मेंटेनेंस भी कम होगा और एयरलाइंस 20% से ज्यादा पैसेंजर्स बिठा सकती हैं, मतलब कि एक ही फ्लाइट में ज्यादा लोग, कम कॉस्ट। ये पर्टिकुलरली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड वाइड एविएशन सेक्टर ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में भी काफी टाइम से लॉस मेकिंग है। फ्यूल कॉस्ट, हाई टैक्सेस, इंटेंस कंपटीशन और वेफर थिन मार्जिन्स के चक्कर में एयरलाइंस को प्रॉफिट बनाना काफी मुश्किल हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि FY25 में इंडियन एविएशन सेक्टर 2000 से 3000 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट कर सकता है। इसी प्रेशर के चलते एयरलाइंस नए रेवेन्यू मॉडल्स और कॉस्ट कटिंग आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें कि ये स्टैंडिंग सीट्स वाला कॉन्सेप्ट भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन बनकर उभरा है। रायन के CEO ने यह बोला है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो स्टैंडिंग टिकट सिर्फ 1 पाउंड से 5 पाउंड्स में मिल सकते हैं। इंडियन वैल्यू में अराउंड 100 से 500 रुपीज का टिकट, मतलब ऑटो से सस्ता एयर फेयर मिल सकता है। बट सब कुछ इतना रोजी भी नहीं है। कंफर्ट एंड सेफ्टी को लेकर बहुत सारे सवाल थे और अभी भी उठ रहे हैं, क्योंकि टर्बुलेंस के टाइम पे या फिर इमरजेंसी में ये खड़े खड़े सीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कितना सेफ रहेगा, लोग कितने सेफ रहेंगे, ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एयरलाइंस ये भी कह रहे हैं कि हर सीट में सीट बेल्ट होगा और सारे इंटरनेशनल सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जाएगा, बट पैसेंजर्स का ट्रस्ट जीतना ये एक अलग बात है। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि आर कंज्यूमर्स रेडी फॉर लो कॉस्ट बट अनकंफर्टेबल ट्रैवल? टाइम विल टेल, बट ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो गया तो बजट ट्रैवल का पूरा गेम चेंज हो सकता है। एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मिडिल क्लास के लिए एयर ट्रैवल और एक्सेसिबल हो जाएगा। बस अब ये देखना है कि इंडिया की DGCA और ग्लोबल एविएशन अथॉरिटीज इस आइडिया को फाइनल अप्रूवल देते हैं या फिर नहीं। बट यहाँ पर यह चीज क्लियर करना काफी जरूरी है कि स्टैंडिंग सीट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है वो अभी सिर्फ यूरोपियन एयरलाइंस तक सीमित है। इंडिया में ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। हाँ,
आगे चलकर इंडियन बजट एयरलाइंस इस ऑप्शन को हो सकता है कि एक्सप्लोर करें, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कंफर्म प्लान नहीं है। अभी के लिए ये सिर्फ एक ग्लोबल लेवल पर डिस्कस हो रहा आइडिया है। इंडिया में इंप्लीमेंटेशन अभी दूर लग रहा है। सो दैट इज अ रैप। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक एफआईआर ने एचडीएफसी जैसे लेगेसी बैंक के सीईओ को कंट्रोवर्सी के सेंटर में ला दिया, कैसे इलॉन मस्क की स्टारलिंक इंडिया में एंट्री करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और एंट्री ले रही है विद द पोटेंशियल टू डिसरप्ट इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस द कंट्री, और कैसे बजट एयरलाइंस लिटरली पैसेंजर्स को खड़ा करने की तैयारी में है। 3 अलग अलग दुनिया, बैंकिंग, टेक और एविएशन, बट तीनों स्टोरीज में एक चीज कॉमन है, एक कॉमन बात है, मार्केट्स, कंपनीज और कंज्यूमर्स सब फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा शॉकिंग या इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब फॉर मोर सच नो फ्लफ ब्रेकडाउन्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.